नमस्ते संस्कृताय दोस्तों, आपका माई एग्जाम प्रैक्टिस में बहुत बहुत स्वागत है। देख रहे हैं आप संस्कृत की आपका आज है 15 नंबर की सीरीज है। इससे पहले आपका 14 हो चुका, आप जाके प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। तो ये आपका इंपॉर्टेंट है टेट के लिए, स्टेट के लिए, सीटेट का और केबीएस एनवीएस, जहाँ कहीं भी आपका संस्कृत आता है, सामान्य क्वेश्चन आता है आपका, तो यहाँ से आपका पूरा सही हो जाएगा। तो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित पद्यांश के आधार पर 1 से 5 तक के प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो देखते हैं कि अकारण विषकृत वैर दारुणात् असज्जनात् कस्य भयं न जायते विषम माहये इव यस्य दुर्वचः सुदुस्सहं सन्निहितं सदा मुखे। कह रहे हैं कि यह श्लोक किस कवि से संबंधित है। तो कालिदास से है कि बाण से है, बाण भट्ट से है कि भारत से है, तो दंडी से है। तो ये आपका है किससे संबंधित है, ये बाण भट्ट से संबंधित है। किससे है, ये बाण भट्ट से संबंधित है। बाण भट्ट की रचना यही याद करते चलते हैं हम लोग कि बाण भट्ट की जो रचना है कितनी है। तो लिख लीजिएगा कि बाण भट्ट का मुँह पचका, बाण भट्ट का मुँह पचका। ये ट्रिक है आपका, नहीं तो समझे बाण भट्ट का मुँह पिचका बता रहे हैं, मुँह पचका। तो ये ट्रिक याद कर लेंगे ना तो आपका पूरा बढ़िया एकदम तैयार है। 5 रचना है, 5 तैयार। तो बाण भट्ट का से होता है कादम्बरी, मुँह से होता है मुकुट ताडिक्तम, लिख लीजिए आप लोग। हा से होता है हर्षचरित, पा से होता है पार्वती परिणय और चा से होता है चंडी शतक, का से होता है कादम्बरी। तो बताएंगे इसका कौन सा हो जाएगा, बताएंगे आप लोग। सॉरी, यहाँ जो बाण भट्ट का मुँह पिचका है तो 5 रचना आपको याद हो गई। लिख लीजिएगा कादम्बरी बताए, और आपका क्या बताए, मुकुट ताडिक्तम बताए, मुकुट ताडिक्तकम, और आपका है नोट कर लीजिए, फिर है आपका चंडी शतक, चंडी शतक, और क्या है आपका पार्वती परिणय, और क्या है आपका मुँह पचका, चंडी शतक आपका हो गया। अगला देखते हैं इसमें कौन सा सही हो जाएगा, तो बाण भट्ट। अगला देखते हैं विषम महाहेर्यु यस्य दुर्वचः में महाए पद का क्या अर्थ है, बताएंगे। दुष्ट जन है कि शत्रु है कि महासर्प है कि सज्जन है। तो दूसरे का बहुत सही जवाब आप लोग का महासर्प हो जाएगा। अगला देखते हैं उपयुक्त श्लोक में किसके विषय में कहा गया है, सज्जनों के विषय में कि दुर्जनों के विषय में कि सर्पों के विषय में कि विद्वानों के विषय में। तो तीसरे का विकल्प आपका बी सही हो जाएगा, दुर्जनों के विषय में। अगला देखते हैं चौथा नंबर का श्लोक है आपका कि उपर्युक्त श्लोक में किस छंद का प्रयोग किया गया है, अनुष्टुप का, बी इंद्रवर्जा का, सी बंसहंस का, डी आपका उपेंद्र वज्रा का। तो चौथे का विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा, बताएंगे। तो चौथे का आपका सही हो जाएगा सी बंसहंस का। अगला देखते हैं 5वां है आपका अकारण बैर करने वाले कौन होते हैं, सज्जन पुरुष होते हैं कि स्वार्थी पुरुष होते हैं कि असज्जन पुरुष होते हैं कि विषैले सर्प होते हैं। तो 5वें का आपका विकल्प सही हो जाएगा कौन सा, सी असज्जन पुरुष होते हैं। अगला देखते हैं री वर्णयोर मिथा सवर्णम वाच्यम से किसकी सवर्णता बताई गई है, री और ए की, बी आ और री की, सी री की, री और ला की, डी है आपका री की। तो इसमें री और री की बताई गई है और ये सवर्ण होता है, इसीलिए इनका प्रकार पूछा जाता है कि री और री के आपस में प्रकार कितने होते हैं, तो 30। अगर अलग अलग पूछा जाता है तो री के प्रकार आपके 18 होते हैं और री के प्रकार 12 होते हैं, क्योंकि री का क्या कहते हैं दीर्घ नहीं होता। कई बार तो ये भी क्वेश्चन आया कि री का दीर्घ होता है कि नहीं, तो री का जो है दीर्घ नहीं होता। अगला देखते हैं 7 नंबर का प्रश्न है आपका कि इचु यसानाम डाट डाट रिक्त स्थानों की पूर्ति करिए। ये आपको व्हाइट बोर्ड पे पूरा पढ़ा दिया जाएगा, ये जो है उच्चारण स्थान आपका, और एक एक डिटेल से कि एक एक शब्द आपका संस्कृत का बिल्कुल एकदम गूढ़ नॉलेज हो जाएगा आपको कि जब सुपर टेट में 10 क्वेश्चन और टेट में आपके 30 क्वेश्चन, सीटेट का 30 क्वेश्चन आप एकदम 10 मिनट में 20 मिनट में सॉल्व करके रख देंगे। तो इस तरीके से आपको पढ़ाया जाएगा। बस आप लोग देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए। तो इचु ऐसा नाम क्या होगा, मूर्धा होगा कि तालु होगा कि कंठा होगा तो ओष्ठा होगा, बोलिएगा कि इचु ऐसा नाम क्या होता है, तालु, बी विकल्प सही हो जाएगा। ऋतु रसाड़ा मूर्धा होता है, और क्या है अकुह विसर्जन नाम कंठा होता है, और होष्ट का होता है कि उपपधनिया नाम ओष्ठव। अगला देखते हैं
8वां नंबर का है आपका प्रश्न कि अंतस्थ वर्णों का अभ्यंतर प्रयत्न होता है स्पृष्ट, बी ईसत स्पृष्ट, सी विवृत, डी आपका समृद्ध। तो 8वें का विकल्प क्या हो जाएगा बताएंगे। तो 8वें का आपका बहुत सही जवाब बी हो जाएगा, ईसत स्पृष्ट होता है। इस स्पृष्ट क्या होता है, का से लेकर मा तक के अक्षरों को स्पृष्ट कहते हैं। विवृत क्या होता है, सभी स्वर आपके विवृत के अंतर्गत आते हैं। समृद्ध क्या होता है, आ होता है, प्रयोग के अर्थ में आ को समृद्धता कहते हैं। मतलब इतनी चीजें आपका कंप्लीट हुई है। अगला देखते हैं, संधि कहाँ कहाँ नित्य मानी जाती है, एक पद में, धातु उपसर्ग में, कि समास में, कि उपयुक्त तो सभी में। तो देखिएगा जो संधि होती है वो कहाँ कहाँ नित्य मानी जाती है, तो एक पद में भी, धातु उपसर्ग में भी मानी जाती है, समास में भी। ये सभी विकल्प आपका सही हो जाएगा। लेकिन वाक्य में संधि क्या होती है, ऐच्छिक मानी जाती है, कि मतलब आपकी इच्छा हो, मन हो करो, मन हो ना करिए। तो 10वें, इसका 9 का विकल्प आपका 10 डी हो जाएगा। 10 देखते हैं कि मनीषा का सही संधि विच्छेद क्या होगा, मनः धन ईसा, बी मनस धन ईसा, सी मनी धनसा, डी आपका मनः धन ईसा। तो 10 का विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा तो बताएंगे। बहुत सही जवाब आपका मनस धन ईसा हो जाएगा। अगला देखते हैं, प्रगृह संज्ञक है तो हरि, बी गंगे, सी विष्णु और उपरयुक्त सभी। तो 11 का क्या होता है, तो इसका होता है, सूत्र होता है कि इदु द्वैत द्विवचनम प्रगृहम, मतलब ई की, ऊ की और ए की क्या होती है, प्रगृह संज्ञा होती है। तो 11 का आपका डी सही हो जाएगा, उपरयुक्त सभी। ये संज्ञा प्रकरण आपको मैं एग्जाम प्रैक्टिस पर पूरा डिटेल से पढ़ा दिया गया, आप जाके वहाँ देख सकते हैं। अगर आपको सही से 2-3 बार देख लिए ना तो आपका संज्ञा से बनने वाला क्वेश्चन आपका एक भी गलत नहीं होगा। ये संज्ञा वो नहीं कि जातिवाचक संज्ञा और हिंदी में जिस तरीके से पूछा जाता है, संस्कृत के विद्यार्थी हैं तो ये बहुत अच्छे तरीके से आप लोग जानते हैं। तो 12वें का आपका हो जाएगा, संबोधन में कौन सी विभक्ति का प्रयोग होता है, प्रथमा का, बी द्वितीया का, सी तृतीया का, डी आपका षष्ठी का। तो 12 का विकल्प आपका कौन सा हो जाएगा, तो 12 का ए हो जाएगा, प्रथमा। अगला देखते हैं, 13 नंबर का प्रश्न है कि तिलेषु तैलम वाक्य में तिलोस पद में प्रयुक्त विभक्ति है तृतीया, बी पंचमी, सी सप्तमी, डी आपका चतुर्थी। तो 13 का विकल्प कौन सा हो जाएगा बताएंगे। तो 13 का सी हो जाएगा, सप्तमी। अगला देखते हैं, 14 नंबर का आपका प्रश्न है कि गंगा हिमालय से निकलती है, तो इसका बताएंगे क्या हो जाएगा, गंगा हिमालयात निर्गच्छति, बी है गंगायाः हिमालयात निर्गच्छति, सी है गंगा हिमालयम निर्गच्छति, डी है गंगा हिमालय से निर्गच्छति। तो 14 का विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा बताएंगे। तो 14 का ए हो जाएगा, गंगा हिमालयात निर्गच्छति। अगला देखते हैं, 15 नंबर का आपका प्रश्न है कि सत्र प्रत्यय किस काल का बोधक है, ए वर्तमान काल का, बी भूतकाल का, सी भविष्य काल का, डी किसी का नहीं। तो 15 का विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा, ए सही हो जाएगा, वर्तमान काल का। अगला देखते हैं, 16 नंबर का आपका प्रश्न है कि अहम गच्छामि का भाववाच्य में परिवर्तन होने पर क्या बनेगा, मया गम्यते, बी मया गम्यते, सी मह्यम गम्यामि, डी है अहम गम्यते। तो 16 का विकल्प आपका हो जाएगा कौन सा, तो बी हो जाएगा, मया गम्यते। अगला देखते हैं, 17 नंबर का आपका प्रश्न है कि पठनीयम पद में धातु और प्रत्यय है, ए पठधन अनियर, बी पठधन तुमुन, सी पठधन सत्र, डी पठधन लेप। तो 17 का विकल्प आपका हो जाएगा ए पठधन अनियर। अगला देखते हैं, 18 है आपका कि चटका में स्त्री प्रत्यय है चाप, बी डाप, सी है टाप, डी कोई नहीं। तो 18 का विकल्प बहुत सही जवाब आप लोग का चटका में टाप हो जाएगा। अगला देखते हैं, स्था धातु के लट लकार उत्तम पुरुष एक वचन का रूप क्या होगा, स्थाताति, बी है स्थान, सी है स्थामि, डी है तिष्ठामि। तो 19 का आपका हो जाएगा डी तिष्ठामि। अगला देखते हैं, 20 है आपका रमायाम, रमा प्रातिपदिक के किस विभक्ति एवं वचन का रूप है, द्वितीय एक वचन, बी चतुर्थी एक वचन, सी षष्ठी बहुवचन, डी है सप्तमी एक वचन। तो 20 का विकल्प हो जाएगा डी, रमायाम में आपका सप्तमी एक वचन हो जाएगा। अगला देखते हैं, 21 नंबर का है सत्यर्थे पृथक गर्थाया स्वर व्यंजन संयते, यह किस अलंकार का लक्षण है, अनुप्रास का है, बी यमक का है, सी श्लेष का है, डी आपका उपमा का है। तो 21 का विकल्प आपका बी सही हो जाएगा, यमक। अगला देखते हैं, 22 है 101 संख्या को संस्कृत में क्या कहेंगे, द्व्यधिक शतम, बी एकाधिक शतम, सी है एकाधिक शतम,
डी है एक शतम एकम। तो 22 का विकल्प आपका सही हो जाएगा सी एकाधिक शतम। अगला देखते हैं 23 है आपका त्रिवर्ग के अंतर्गत आते हैं धर्म अर्थ मोक्ष, बी धर्म मोक्ष काम, सी धर्म अर्थ काम, डी अर्थ धर्म मोक्ष। तो 23 का विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा सी धर्म अर्थ काम। अगला देखते हैं 24 है आपका द्विरेफा पद का क्या अर्थ है, सारंग होगा कि मृग होगा कि बगुला होगा कि भंवरा। तो बताएंगे 24 का बहुत सही है जवाब आप लोग का भंवरा हो जाएगा, डी विकल्प सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 25 है आपका भिन्न अव्यय पद चुनिए, इदानीम, बी संप्रति, सी है अधुना, डी है आपका कदा। तो 25 का विकल्प आपका कौन सा हो जाएगा, कदा हो जाएगा। अगला देखते हैं संस्कृत के गद्य एवं पद्य खंड का शुद्ध उच्चारण सहित पढ़ने का सिद्धांत क्या कहलाता है, अभ्यास का सिद्धांत, बी प्रयत्न का सिद्धांत, सी रुचि का सिद्धांत, डी स्वाभाविकता का सिद्धांत। तो 26 का आपका विकल्प हो जाएगा, बताएंगे कौन सा हो जाएगा। तो 26 का आपका ए हो जाएगा अभ्यास का सिद्धांत। अगला देखते हैं 27 है आपका कि हर भारतीय पंचपदी में निम्नलिखित में से कौन सा पद नहीं है, ए व्याख्यान, बी प्रस्तावना, सी है तुलना, डी है सामान्यीकरण। तो 27 का विकल्प आपका ए हो जाएगा व्याख्यान। अगला देखते हैं 28 नंबर का है आयोग द्वारा प्रस्तुत द्वितीय योजना में कौन सी भाषा नहीं है, मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा, बी है संस्कृत, सी है अंग्रेजी, डी है आपका उर्दू। तो 28 का आपका बेहतरीन जवाब हो जाएगा डी उर्दू। अगला देखते हैं 29 नंबर का वेद मंत्रों में शिक्षा का तात्पर्य क्या है, पाठशाला में पढ़ने जाना, बी विकास की प्रक्रिया, सी ज्ञानोपार्जन का साधन, डी है ठीक से उच्चारण करने की विधा। तो 29 का विकल्प आपका कौन सा हो जाएगा, तो डी हो जाएगा। अगला देखते हैं और इस सेशन का ये लास्ट क्वेश्चन है 30 नंबर का कि संस्कृत भाषा में पत्र लेखन का उपयोग किस स्तर पर होना चाहिए, बताएंगे आप लोग प्रारंभिक स्तर पर, मध्य स्तर पर, उच्च स्तर पर कि मध्य एवं उच्च स्तर पर। तो 30 का विकल्प आपका सी हो जाएगा उच्च स्तर पर। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और आप कितना हल कर पाए ये भी बताइएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।